जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो है जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा नगर के किस भाग को निचला नागर कहा जाता है। और ये जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ये टारगेट सीरीज में जितने भी आपके क्लासेस आएंगी वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहेंगे। तो क्वेश्चंस आपका बोला है, निम्न में से हड़प्पा नगर के किस भाग को निचला नागर के नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी भाग कहा जाता है। ठीक है, निचले नागर को जो है पूर्वी भाग कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें हड़प्पा नगर की, तो यहाँ की जो है सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। कितने पे भैया? समकोण पर एक दूसरे को यहाँ की सड़कें काटती हैं। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विंध्य शक्ति जो है वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। और बता दें कि इस वंश की स्थापना जो है 255 ईस्वी में इस वंश के शासक ब्राह्मण धर्म के प्रवर्तक थे। और इसका जो है संस्थापक कब हुआ था? 255 में इसका जो है संस्थापक किया गया था विंध्य शक्ति के द्वारा। तो याद रखिएगा। और इसके जितने भी शासक थे वो ब्राह्मण धर्म को जो है मानने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्न में से किसके लिए अधिक कठिन था। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से जैन धर्म के नियमों कानूनों को जो है पालन करने के लिए किस वर्ग को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती थी। तो राइट आंसर बनेगा किसानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, किसानों के लिए जैन धर्म के नियम और कानून इसलिए कठिन थे क्योंकि ये इनको जो है अपने फसलों की रक्षा करने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, जो कि जैन धर्म के विरुद्ध के खिलाफ था। क्योंकि जैन धर्म में कहा गया था जीवों पर दया करो। तो किसान वर्ग जो भी थे वो अपने फसलों की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़े मारते थे, यानी कि उनमें कीटनाशक दवाइयाँ अपने फसलों में डालते थे, जो कि जैन धर्म के विरुद्ध था। इसलिए जो है किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना कठिन था। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर चीन में दास भी शामिल होते थे, डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, जो संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र के भूमिहीन मजदूर चीन में दास भी शामिल थे, उनको क्या कहा जाता था। तो उनको जो है कैडिसियार और अदिमई कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था? कैडिसियार और अदिमई कहा जाता था। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते थे। तो बताइए दोस्तों, जो ऋग्वेद के मंत्रों के समूह थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो आप सभी को पता होगा, इन्हें सूक्त कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। और बता दें कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने दोस्तों? 1028 सूक्त हैं, जबकि इसमें 10 मंडल अर्थात 10 अध्याय हैं ऋग्वेद में। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों जो है पूछा जा चुका है आपके एसएससी जीडी में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों में रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है।
तो चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर बनेगा शाला भाग कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो बताइए दोस्तों, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? तो बता दें, पाटलिपुत्र में मैगस्थनीज के अनुसार कुल जो है 64 द्वार थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें मैगस्थनीज के बारे में, तो मैगस्थनीज जो है यूनान शासक सेल्यूकस निकेटस का जो है राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसी के द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? इंडिका नामक पुस्तक मैगस्थनीज के द्वारा ही लिखी दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो याद रखिएगा। और इसे प्राचीन इतिहास का जो है पिता भी कहा जाता है मैगस्थनीज को, क्योंकि इसने सबसे पहले प्राचीन भारत का वर्णन किया था, इसलिए इसे प्राचीन भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का इसे पिता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 64 द्वार जो है मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो बात करें मोठ की, तो मोठ की मस्जिद जो है ये आपकी दिल्ली में स्थित है और इसको सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाया गया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूस के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे। तो बताइए दोस्तों, जो शाही जुलूस में चंद्रगुप्त के रक्षक थे वो जो है किसकी सवारी किया करते थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वे हाथियों की सवारी किया करते थे। ठीक है दोस्तों, और उनको जो है सोने और चांदी के द्वारा जो है सजाया गया था, उन्हीं को जो है हाथियों की सवारी वो किया करते थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कावेरी डेल्टा में मुत्रेया की सत्ता थी, वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। तो बताइए दोस्तों, पल्लव राजाओं के अधीनस्थ कौन था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम जो है ये पल्लव राजाओं के अधीन था, चारों में दिए गए ऑप्शनों में से। और बता दें, ये कांचीपुरम में चोलों का शासक था। किसका दोस्तों? चोलों का यहाँ पर शासनकाल चलता था। तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है सहायक संगठन प्रणाली, जिसके तहत किसी भारतीय शासन को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सी और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था। निम्न में से किसने शुरू किया था? तो बताइए दोस्तों, यह किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्ट प्राप्त किया, जिसमें इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। तो ये किस सन में जो है ऐसा किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा, इसे जो है 1600 ईस्वी में जो है स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले कौन से बंगाली समाज सुधारक और लेखक थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही जो है विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
और बता दें यह अधिनियम ईश्वर विद्यासागर के द्वारा जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। कब दोस्तों? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में इसको पारित किया गया था, तो याद रखिएगा। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है जमींदारी संघ को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, जमींदारी संघ को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि धारक का समाज के नाम से जाना जाता है। और बता दें 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब दोस्तों? 1838 में इस भूमि धारक समाज की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश के द्वारा की गई थी। तो बताइए दोस्तों, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर बनेगा हेनी वाल्टर के द्वारा जो है 1830 में भारत में पहली बार शहर जनगणना की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, इसमें बोला है कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण अर्थात शहरों के बारे में पूछा गया है कि पहली बार शहर की पूर्ण जनगणना किसके द्वारा की गई थी? तो हेनी वाल्टर के द्वारा 1830 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। और 1830 में हेनी वाल्टर ने सबसे पहले ढाका शहर की पूर्ण जो है जनगणना करवाई थी। कहाँ की दोस्तों? ढाका शहर की जो है पूर्ण जनगणना हेनी वाल्टर के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो भारत में पहली बार संपूर्ण भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है करवाई गई थी। और अगर आपसे पूछता है कि भारत में जनगणना 10 वर्षीय जनगणना कब से शुरू की गई थी, तो भारत में 10 वर्षीय जनगणना 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के समय से शुरू की गई थी। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगर शहर की पहली जनगणना पूछता है तो हेनी वाल्टर के द्वारा ढाका शहर की पहली बार करवाई गई थी। और भारत में अगर पूछता है कि सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। और अगर आपसे पूछता है कि 10 वर्षीय जनगणना भारत में कब से शुरू हुई है, तो 1881 से जो है लॉर्ड रिपन के समय से शुरू की गई थी। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई है। तो बताइए दोस्तों, कौन से अधिवेशन में 1920 में असहयोग आंदोलन की जो है पुष्टि की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर के अधिवेशन में जो है इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है दोस्तों। और बता दें यह प्रस्ताव CR दास के द्वारा नागपुर अधिवेशन में पेश किया गया था। तो याद रखिएगा किसके द्वारा दोस्तों? CR दास के द्वारा इसका अधिवेशन पेश किया गया था। आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक बार दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो बताइए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी।
इनके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो बताइए दोस्तों, ये जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में किसकी स्थापना की गई थी, जिसके नेता जो है भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की जो है स्थापना 1928 में दिल्ली के कोटला मैदान में की गई थी, जिसके नेता जो है भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो बताइए दोस्तों, खेड़ा में जो किसान आंदोलन किया गया था उसकी मुख्य मांग क्या थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, अर्थात जो राजस्व में कर जो है वसूला जाता था उसमें जो है उस कर को कम किया जाए, यही जो है किसानों की मुख्य मांग थी। और बता दें, ये जो खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था ये आपका 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था 1918 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है खाली जगह में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। तो बताइए दोस्तों, ये पुस्तक कब प्रकाशित की गई, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ये कब प्रकाशित की गई थी। तो राइट आंसर बनेगा, यह जो है 1817 में जो है प्रकाशित की गई थी। तो याद रखिएगा कब दोस्तों, 1817 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश पहले चीन में हुआ। तो बताइए दोस्तों, चीन में सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कब किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 7000 वर्ष पहले जो है चीन में रेशम बनाने का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भारत में जो है रेशम का परिचय कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था। तो याद रखिएगा, अगर भारत में पूछता है तो किसके समय में, कुषाण शासक कनिष्क के समय में जो है भारत में रेशम बनाने की तकनीकी आई थी। और चीन में पूछे तो 7000 वर्ष पहले चीन में जो है इसका आविष्कार किया गया था। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो उत्तराखंड से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा छोलिया जो है उत्तराखंड से संबंधित है। और बता दें, यह एक प्रकार का तलवार नृत्य है। कहने का मतलब इस नृत्य में जो है जो भी व्यक्ति नृत्य करता है वो तलवार को लेकर के अपने साथ नृत्य करता है। और यह कुमायूं जनजाति के द्वारा जो है किया जाने वाला एक प्रकार का मार्शल नृत्य है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कौन सी जनजाति, कुमायूं जनजाति के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। तो बताइए दोस्तों, ये जो सत्रिया नृत्य है ये कौन से धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सत्रिया नृत्य जो है हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि सत्रिया नृत्य असम राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, जो हिंदू धर्म के वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। किससे दोस्तों, वैष्णव परंपरा से ये सत्रिया नृत्य जुड़ा हुआ है और यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राउत
इन चारों में से छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है लोक नृत्य, ठीक है दोस्तों। और यह छत्तीसगढ़ के जो है यादव जाति और राउत आदिवासी जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। कौन कौन से? यादव जाति और राउत आदिवासी जनजाति द्वारा यह नृत्य राउत नृत्य किया जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कलामंडलम कल्याकुट्टी अम्मा को डैश में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली है। तो बताइए दोस्तों, जो कलामंडलम कल्याकुट्टी अम्मा के नाम से जानी जाती हैं, उनको किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध पहचान मिली थी, या ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मोहिनी अट्टम नाट्य से जुड़ी हुई हैं, अर्थात डांस से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कलामंडलम कल्याकुट्टी की, तो ये जो है केरल राज्य से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा कहाँ से दोस्तों? केरल राज्य से ये कलामंडलम कल्याकुट्टी अम्मा जो है संबंधित हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने खाली जगह उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तशिल्प जो है उद्योग भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित में था आज़ादी से पहले। आप सभी को पता होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है श्रीमंत शंकरदेव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो बताइए दोस्तों, श्रीमंत शंकरदेव जो हैं किस नृत्य में अपनी पहचान बनाई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया नृत्य में ये अपनी पहचान बनाई थी, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि लोसांग महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और यह सिक्किम राज्य के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन से? भूटिया जनजाति द्वारा यह सिक्किम राज्य में एक प्रकार से मनाया जाने वाला महोत्सव है लोसांग महोत्सव। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, जो मकर संक्रांति अपने यहाँ मनाई जाती है वह जो है सिंधी समुदाय द्वारा किस नाम से मनाई जाती है? तो राइट आंसर बनेगा सिंधी समुदाय द्वारा यह तिरमुरी के नाम से मनाया जाता है मकर संक्रांति, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा और यह 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है करागा डैश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, यह करागा जो है त्यौहार सबसे पुराने त्योहारों में माना जाता है जो कि एक देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यह किस दिन मनाया जाता है, तो यह पूर्णिमा के दिन जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है जो कि एक देवी के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरतनाट्यम नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, अर्पणा सतीशन को भरतनाट्यम नृत्य के प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन सा नृत्य था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 3 दिशाओं से
घेरे हुए है। कभी कभी इस प्रश्नों को पूछ लेता है कि त्रिपुरा तीन ओर से किस देश से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश से जो है तीन तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बता दें, भारत और बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश भारत के साथ कितनी? 4096 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है। और त्रिपुरा को ये बांग्लादेश तीन ओर से घेरे हुए है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक भूकंपी तरंगों का प्रकार है? तो राइट आंसर बनेगा पी तरंग भूकंपी तरंग होती हैं। ठीक है दोस्तों, और बता दें, भूकंप तरंगे जो है आपकी तीन प्रकार की होती हैं। पृथ्वी के अंदर जो भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं। कौन कौन सी? पी, एस और एल। यही जो है तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं, जिनमें से एल तरंग सबसे खतरनाक तरंग कहलाती है, जिनसे जन धन हानि की जो है सबसे ज़्यादा विनाश होता है। तो याद रखिएगा, ये सबसे एल तरंग जो है खतरनाक होती है। और इनमें से भूकंपी तरंग का एक प्रकार जो है दिए गए ऑप्शनों से पी है, क्योंकि भूकंप के दौरान तीन ही प्रकार की तरंगे होती हैं, पी, एस, एल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में दिए गए ऑप्शनों में मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा बारिश किस पहाड़ी में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा मेघालय में वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम में स्थिति को प्रभावित करता है? तो बताइए दोस्तों, किस स्थान पर दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को जो है प्रभावित कर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य और पश्चिम एशिया में जो है इसका दाब भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति को जो है प्रभावित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो जो मिट्टी की तीसरी परत है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधस्तरीय अपक्षीय आधारित चट्टान, इसे कहा जाता है तीसरी परत को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो बताइए दोस्तों, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो राइट आंसर बनेगा ज्वारी, पवन और सौर ऊर्जा, ये ही जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर के उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यह किस उद्योग की बात की जा रही है? तो आप सभी को पता होगा कि यह जो है वस्त्र उद्योग की बात की जा रही है, क्योंकि इसी में जो है कच्चे माल से लेकर के उच्चतम मूल्य वर्धित जो है माल उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में भारत के निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, जो सागा दावा त्यौहार है मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और यह किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म के द्वारा यह जो है मनाया जाता है। और बता दें, यह गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है यह सागा दावा त्यौहार मनाया जाता है। किसके याद में? गौतम बुद्ध के जन्म और उनके ज्ञान प्राप्ति के वजह से यह त्यौहार मनाया जाता है बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा, और बुद्ध पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो भारत में महिलाओं का सबसे कम साक्षरता दर जो है राजस्थान का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए दोस्तों, एनपीआर का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा, एनपीआर का पूरा नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सेवरो पहाड़ियों और जवाली पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो बताइए दोस्तों, सेवरोय पहाड़ी और जवाली पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो यह पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, तारामंडल आर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा, तारामंडल आर्सा मेजर यह जो है दी ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें आर्सा मेजर की, तो यह जो है उत्तरी आकाश में स्थित एक प्रकार का तारामंडल है। यह जो है सबसे पुराना तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। तो याद रखिएगा, यह क्या है, सबसे पुराना तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है जो कि उत्तरी आकाश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आर्सा मेजर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधि चट्टान नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक औषधि चट्टान नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, यही जो है एक प्रकार का औषधि चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, जो बैरन द्वीप है यह अंडमान द्वीप में स्थित है, लेकिन यह जो है कहाँ से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा, यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूरी उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में कौन बाधा डालता है। तो बताइए दोस्तों, जो अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून है उसे उष्णकटिबंधीय अभिसरण करने में कौन प्रभावित करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतमाला जो है इसको जो है प्रभावित करती है, इस मानसून को। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से अपघटन का दूसरा चरण किसे कहा जाता है।
तो राइट आंसर बनेगा निश्चलन को जो है अपघटन का दूसरा चरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।